Hello students, welcome to Study for Civil Services. Today is 23rd of April 2020 and guys करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। और आप लोगों में से जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। एंड सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनको आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स में हम लोग आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्लस समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। और अभी हमारे यूपीएससी 2020 के प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स और ईपीएफओ 2020 के पेड ग्रुप भी जो है वो अवेलेबल है, और साथ ही साथ यूपीएससी 2020 की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो इनसे रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। और टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए गाइस, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जिसमें हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के हिसाब से न्यूज को भी कवर करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। यहां पर बात हो रही है मैटर हॉर्न के बारे में। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि मैटर हॉर्न क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक प्रकार का माउंटेन है जो कि स्विट्जरलैंड और इटली की बाउंड्री में हम लोग को देखने को मिलता है। इसके बॉर्डर्स जो है स्विट्जरलैंड और इटली के, वहां पर हम लोग को ये माउंटेन देखने को मिलता है जिसका नाम है मैटर हॉर्न। तो इसकी लोकेशन याद रखिए, क्योंकि लोकेशन से ज्यादा आपसे और इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो स्पेशली लोकेशन याद रखो। ये स्विट्जरलैंड, ये आप लोग को दिखाई दे रहा है, यूरोप में एक कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, और ये नीचे इटली है, और स्विट्जरलैंड और इटली की बाउंड्री पे ये हम लोग को मैटर हॉर्न नाम का एक माउंटेन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस माउंटेन की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, इस पहाड़ की लोकेशन पता होनी चाहिए। इसके बगल में एक पहाड़ है जिसका नाम है माउंट रोसा, माउंटेन रोसा, ठीक है। तो इसका भी एक आइडिया होना चाहिए, और माउंट ब्लांक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये फ्रांस में है ये, ठीक है। माउंट ब्लांक फ्रांस और इटली की बाउंड्री पे ये हम लोग को देखने को मिलता है। क्या पता आपसे मैटर हॉर्न ना पूछे, इसके आजू बाजू के माउंटेन पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैप को भी ध्यान से देखना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और माउंट ब्लांक से रिलेटेड एक बार ऑलरेडी यूपीएससी ने जो है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा राइन रिवर के बारे में भी आपको एक आइडिया जो है वो होना चाहिए। तो ये कुछ ज्योग्राफिकल ये हम लोग को मैप्स वगैरह की चीजें देखने को मिलती हैं जिसका एक आइडिया रखना है, ठीक है, क्योंकि ऐसी चीजें अक्सर एग्जामिनेशन में आती हैं। और ये माउंटेन कहां पर है गाइस, तो अल्प्स माउंटेन की जो रेंज है ये यूरोप में पड़ती है, पूरे यूरोप को कवर करती है अल्प्स माउंटेन की रेंज। तो उनमें से बताया जाता है कि ये मैटर हॉर्न नाम का जो माउंटेन है वो सबसे ऊंचा है हाइट में। इसकी हाइट है 14,692 फीट की, यानी कि 4478 मीटर्स की इसकी हाइट हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। और ये टॉपिक अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि इस माउंटेन के ऊपर आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो फ्लैग है, तिरंगा जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है। ये इसलिए किया गया है कि कोरोना वायरस के चलते इंडियंस ने जो सपोर्ट किया है, जो मिलकर कोरोना वायरस को लड़ने में जो मदद करी है सरकार की और खुद की भी, राइट, तो उसको सम्मानित करते हुए ये फ्लैग जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है। तो हालांकि ये प्रोजेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे मेनली मैटर हॉर्न के बारे में पूछा जाएगा, जिसके बारे में आपको सिर्फ यही चीज याद रखनी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आने वाला। और इसको मैटर हॉर्न को कभी कभी पहाड़ों का पहाड़ भी कहा जाता है, माउंटेन्स ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है, क्योंकि अल्प्स माउंटेन की जो रेंज है पूरी है, देखो आप, ये अल्प्स माउंटेन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये लाइन से पूरे यूरोप को कवर करते हैं ये अल्प्स माउंटेन। तो इनकी जो रेंज है, तो कहा जाता है कि उनमें से सबसे ऊंचा, सबसे हाइट में सबसे ऊंचा माउंटेन जो है वो मैटर हॉर्न हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इससे रिलेटेड पूरी चीज क्लियर हो गई होगी, सिर्फ इतनी ही चीज याद रखनी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे हम लोग डैपोरिजो पुल के बारे में, डैपोरिजो ब्रिज के बारे में। तो डैपोरिजो ब्रिज जो है वो कहां पर है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये अरुणाचल प्रदेश में। अभी रिसेंटली बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस ब्रिज को जो है वो तैयार किया गया है, और कहा गया है कि मात्र 27 दिन में इस ब्रिज को तैयार कर दिया गया है। ये ब्रिज किस नदी के ऊपर है, तो सुबनसिरी नदी के ऊपर ये हम लोग को ब्रिज देखने को मिलता है। तो सुबनसिरी नदी के बारे में भी एक दो चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सुबनसिरी नदी जो है गाइस, इसको गोल्ड रिवर भी कहा जाता है, स्वर्ण नदी भी जो है वो उसको कहा जाता है। ये नदी कहां से ओरिजिनेट होती है, तो याद रखना तिब्बत प्लेटू से ये नदी ओरिजिनेट होती है, और कहा जाता है कि इंडिया में जब ये एंटर होती है तो मिहिर हिल्स के थ्रू ये एंटर होती है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मिहिर हिल्स कहां पर है, तो मिहिर हिल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि इस प्रकार की चीजें आप लोग को थोड़ी सी प्रिपेयर
प्रिपेयर करके रखनी है, फैक्चुअल चीजें, राइट, जो कि अक्सर आ जाती है मैच द फॉलोइंग में, या फिर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि ये फलाना हिल जो है वो कहां पर है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में मिहिर हिल। और ये ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सुबनसिरी रिवर, सुबनसिरी नदी, ठीक है, तो ये भी आपको एक पता होना चाहिए। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी की कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज के जरा आपको नाम लिखकर नीचे कमेंट बॉक्स पर देना है, ठीक है, बताना है। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पेपर 2 की पहली न्यूज में एक मॉडल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने अलग अलग मॉडल हासिल किए हैं और सक्सेसफुली वहां से कोरोना वायरस के केसेस को कम किया गया है, राइट, इन मॉडल का उपयोग करते हुए। अब देखो ये वाला जो टॉपिक है ना गाइस, ये प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, बट हाँ मेंस में आपको इस मॉडल के थ्रू जो है वो काफी कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगे लिखने के लिए, राइट, कि कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स ने जो है वो क्या क्या काम किए हैं। तो इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ध्यान में रखो। तो देखो यहां पर हम लोग कसौरगौड़ मॉडल के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। कसौरगौड़ बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट हम लोग को केरला की देखने को मिलती है। यहां पर कहा गया था कि जब कोरोना वायरस आया था तो हमारी कंट्री में तीसरा केस जो है कोरोना वायरस का इसी कसौरगौड़ केरला डिस्ट्रिक्ट का हम लोग को देखने को मिला था। यहां पर 169 केसेस थे और 19 अप्रैल तक एक भी डेथ नहीं हुई थी, यानी कि 19 अप्रैल तक 169 केसेस थे यहां पर कसौरगौड़ में, राइट। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है गाइस, यहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलती है जो कि अब्रॉड में सेटल्ड है और वहां से फिर वो लोग वापस आए थे, राइट, यानी कि अलग दूसरी कंट्री से वापस आए थे इस डिस्ट्रिक्ट में। बट देन टू यहां पर 169 केसेस रिपोर्ट किए गए थे और कहा गया था जो भी लोग इन्फेक्ट हुए थे उनमें से 123 यानी कि 169 में से 123 लोग रिकवर हो चुके हैं और मात्र 46 ही यहां पर एक्टिव केसेस हम लोग को देखने को मिल रहे थे। आप देख सकते हो कि यहां पर कसौरगौड़ डिस्ट्रिक्ट में केसेस को बढ़ने नहीं दिया और हमारी कंट्री के अंदर काफी सारी ऐसी जगह हैं जहां पर 500 के ऊपर जो है वो मामले जा चुके हैं, राइट। तो ये एक इशू जो है वो आज की डेट में आ चुका है और अभी मेरे ख्याल से लगभग, शायद मुझे कंफर्म नहीं पता, बट हाँ शायद हो सकता है कि 20,000 के आसपास केस तो अभी रिपोर्ट हो चुके हैं, क्योंकि एक दो दिन पहले ही मैंने देखा था कि 16,000 तो क्रॉस हो चुका था, बट अब जो है वो 20,000 के आसपास तो हो ही चुका है डेफिनेटली, राइट। तो बहुत तेजी से जो है वो बढ़ रहा है। बट हम लोग को यहाँ पर किस चीज पे फोकस करना है कि क्या क्या तरीके हैं जिसको अपनाकर काफी सारी डिस्ट्रिक्ट्स ने कोरोना वायरस से सक्सेसफुली जो है वो फाइट करी है। तो कसौरगौड़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो केरला की है, इसका एक मॉडल हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहां पर टेस्टिंग, देखो हमने 3 चीजों के बारे में बात करी थी, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। तो ये 3T जो है, जो कि साउथ कोरिया मॉडल के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। तो यहां पर भी एग्रेसिवली टेस्टिंग करवाई गई, यानी कि जितने भी लोग थे उनको टेस्ट किया गया पता करने के लिए कि किन किन को कोरोना वायरस हुआ है, किन किन को नहीं हुआ है। फिर अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर पॉजिटिव आता है तो फिर उसके कॉन्टैक्ट जितने भी हैं उनको ट्रेस किया गया कि वो किन किन लोगों से मिला। और यहां पर टेक्नोलॉजी का भी काफी हद तक जो है वो उपयोग किया गया और यहां पर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी काफी तेजी से शुरू किया गया, यानी कि लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट की गई कोरोना वायरस को लेकर, कोरोना वायरस के खतरों को लेकर, राइट। इसके अलावा यहां पर स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किए गए स्पेशली कोऑर्डिनेशन पर्पस के लिए, क्योंकि इन सब चीजों में सबसे बड़ी चीज जो होती है वो कोऑर्डिनेशन होती है, क्योंकि अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो अफरा तफरी मच जाएगी, बहरा जाएंगे लोग बाग, राइट, और प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया गया जिसका पर्पस सिर्फ यही था कि वो कोऑर्डिनेशन करे, राइट, कोऑर्डिनेट करके रखे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक साथ इकट्ठा करके, राइट, और जो भी मैसेजेस हैं वो सभी डिपार्टमेंट्स तक पहुंचाए। तो ये इनके मेजर मॉडल के हम लोग को चीजें देखने को मिली और साथ ही साथ इन्होंने 144 धारा जो है वो इंपोज कर दी थी। अब 144 धारा के बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए 144 धारा जो है वो क्या होती है, ठीक है। तो देखते हैं किस किस को पता है इसके बारे में। और साथ ही साथ इन्होंने 7 ड्रोन जो है वो लगा दिए थे, तैनात कर दिए थे सर्विलांस के लिए, निगरानी रखने के लिए 7 ड्रोन्स, राइट। तो टेक्नोलॉजी का इन्होंने भारी जो है वो हेल्प ली, अच्छे से उपयोग किया टेक्नोलॉजी का। और साथ ही साथ केयर फॉर कसौरगौड़ इनिशिएटिव भी जो है वो इन्होंने शुरू किया और इसके तहत इन्होंने एक डिटेल प्लान जो है वो बनाया, प्रॉपर डिटेल प्लान इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। अब इस डिटेल प्लान में इन्होंने क्या क्या चीजें शामिल करी, तो देखो इन्होंने जो भी लोग थे जो कि क्वारंटीन में है तो उनको ट्रैक करने के लिए जीपीएस का उपयोग किया, राइट, उनको ट्रैक करने के लिए। जैसे कि आज की डेट में हम लोग काफी सारी एप्लीकेशंस देख रहे हैं जो कि कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए है। एक का नाम है आरोग्य सेतु ऐप, राइट। तो जितने भी लोग हैं उनको ट्रैक करने के लिए, उनको जो है वो सतर्क करने के लिए कि उनके आसपास जो भी इंडिविजुअल है वो कहीं पॉजिटिव तो नहीं है कोरोना वायरस का, तो वो सब एप्लीकेशन बनाई गई है। बट पहले ही यहाँ पर केरला के अंदर जीपीएस के उपयोग से क्वारंटीन लोगों को ट्रैक करना शुरू कर दिया कि जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया कहीं वो भागे ना। तो देखो टेक्नोलॉजी का कितना जबरदस्त इन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है, यहां पर पहले ही इन्होंने पूरी चीज जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज कर दी। तो देखो यही सब चीजें तो है जो आप लोग को पढ़नी है आपके प्रिपरेशन के दौरान,
क्योंकि यही सब चीजें जो है वो आज आप पढ़ोगे, तब जाकर कल जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे तब आप इंप्लीमेंट करोगे, राइट। तो ऐसी इसलिए हर कोई जो है वो आईएएस ऑफिसर नहीं बनता। लोग जो है वो 5 लाख लोग फाइनली इस एग्जाम को देते हैं, बैठते हैं 5 लाख लोग इस एग्जाम में, और वैसे तो 10 लाख लोग 8-10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, पर बैठने वाले 5-1 लाख लोग होते हैं, जिनमें से जो नॉन सीरियस होते हैं वो ऑलरेडी प्रीलिम्स में छट चुके होते हैं। मेंस में वो जाता है जो सीरियस होता है थोड़ा, फिर फर्दर जो आगे बढ़ता है, जो जिसके अंदर ये सब क्वालिटीज होती है ऑफिसर की। तो ऑफिसर की क्वालिटी एग्जामिनेशन लिखने से पहले आप लोग को डेवलप करनी है, वो थिंकिंग आप लोग को डेवलप करनी है, और वो कहां से डेवलप होगी? यहीं से, राइट। और इसको आप कैसे भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी जीपीएस का अपने सिनेरियो देखा था, तो उसको आप देख सकते हो। उरी मूवी भी आपने देखी होगी, तो उरी मूवी के अंदर भी जो आर्मी ऑफिसर जो थे गाइस, इंडियन आर्मी के ऑफिसर, जब अपने घर पे गए थे तो उनकी मदर जो थी उनको अल्जीमर नाम की एक बीमारी थी, मेंटल डिसऑर्डर था, जिससे कि वो चीजें भूल जाती हैं, राइट। तो उनके यहाँ पर जो नर्स आई थी, वो एक्चुअल में जो नर्स नहीं थी, वो तो बाद में पता लगा था, वो खुद भी एक आर्मी ऑफिसर थी। तो उनके यहाँ जो नर्स आई थी, तो उन्होंने उनकी मदर कहीं घूम ना जाए, तो उसके लिए पहले से ही इंतजाम करके रखा था, उनके कपड़ों पे ट्रैकर लगा दिया था कि कहीं वो इधर उधर ना निकल जाए, राइट। तो ऐसे ही जब आप डिस्ट्रिक्ट मतलब कलेक्टर बनोगे, तब आपके पास जो है वो पूरी चीजें ऑलरेडी पहले ब्रेन में होनी चाहिए, हर एक प्लान आपके ब्रेन में पहले से होना चाहिए। तो वो कहां से मिलेगा हम लोग को? इन सब चीजों से, प्रिपरेशन के दौरान ये सब चीज मिलेगी। और ये प्रिपरेशन यूपीएससी की बहुत ही शानदार है, और जो इस प्रिपरेशन को एंजॉय करता है वही निकलता है। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन को एंजॉय करना शुरू करो, राइट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इनके दूसरे प्लान्स के बारे में देखते हैं, कसौरगढ़ के। तो इन्होंने होम डिलीवरी जो है वो काफी तेजी से शुरू करवाई एसेंशियल प्रोडक्ट्स की। इन्होंने कहा, सभी लोगों से कहा कि आप घर से बिल्कुल मत निकलो, आपके घर पे आपको जो भी सामान चाहिए, एसेंशियल प्रोडक्ट्स चाहिए, वो हम पहुंचाएंगे। और इररिस्पेक्टिव ऑफ रिच और पुअर, यानी कि कोई अमीर हो या गरीब हो, फर्क नहीं पड़ता, सभी के घर पर एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो है वो पहुंचाना इन्होंने शुरू कर दिया। ये देखते हुए कि कोई भी इंसान घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि लोग घर से बाहर निकलेंगे, ग्रोसरी शॉप में जाएंगे, राइट, वहां पे जाके परचेस करेंगे, क्या पता ग्रोसरी शॉप में जाकर वो इन्फेक्ट कर दें, अगर वो इन्फेक्टेड है ऑलरेडी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये वाली चेन को भी बिल्कुल ब्लॉक करना है, इस चीज को भी खत्म करना है। तो इसके लिए उनके घर तक सामान जो है वो पहुंचाया जाए। इसके लिए इन्होंने एक कैंपेन भी शुरू किया, ब्रेक द चेन नाम का, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज जो है वो पहुंचाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड अवेयर करने के लिए इन्होंने कोर टीम्स बनाई, राइट, जिसका काम क्या था कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो वो क्विक एक्शंस ले सकें और रश कर सकें। तो इसके लिए एक अलग टीम जो है वो उन्होंने बना दी थी। तो इन्होंने पहले से ही काफी कुछ चीजें जो है वो अपने एक्शन प्लान में प्रिपेयर करके रखी हुई थी। इसके अलावा इन्होंने फ्री फूड वगैरह प्रोवाइड कराना शुरू किया पुअर्स को और माइग्रेंट वर्कर्स को, क्योंकि इनको पहले से पता था, आइडिया लगा लिया था यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने कि अगर गरीबों को खाना नहीं मिलेगा तो गरीब जो है फिर वो बाहर निकल आएंगे, मूवमेंट करने लगेंगे, दंगा हो जाएगा। तो पहले से ही उन्होंने पूरी चीज प्रिपेयर करी। उन्होंने बोला कि जो भी प्रॉब्लम है एक जगह पे लिखो और उस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे उसका एक प्लान बनाते हैं, और ये सब चीजें उन्होंने अपने प्लान में शामिल करी। इन्होंने देखा कि यार ये स्थिति डेवलप हो गई है, तो हो सकता है कि काफी सारे जो राशन शॉप वाले होंगे तो इन लोग क्या करेंगे, अपने सामान को स्टोर कर लेंगे, होर्डिंग करना शुरू कर देंगे, राइट। और फिर स्टोर करने के बाद क्या करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, महंगे में सामान बेचेंगे। और ऐसे केसेस ऑलरेडी हम लोग ने देखे भी है, काफी सारे जो शॉप वाले हैं उन्होंने काफी महंगे रेट में सैनिटाइजर बेचना शुरू कर दिया था, हैंड ग्लव्स बेचना शुरू कर दिया था। और इवन आज भी काफी सारी जगह पर जहां पर इतनी जल्दी छापे वगैरह नहीं पड़ते हैं, तो वहां पर आज भी जो है वो लोग अपनी मनमानी चला रहे हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह महंगे में बेच रहे हैं, राइट। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। जहां पर मीडिया डिटेक्ट नहीं कर पाती, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो ऐसी छोटी जो जगह होती है वहां पर हो जाता है, राइट। तो ये सब चीजें यहाँ पर केरला के कसौरगढ़ में ना हो, तो इसलिए उन्होंने एक्शंस लिए। हेल्थ चेकअप्स पर ध्यान दिया प्रॉपर तरीके से कि हर ऑल्टरनेट डेज में हेल्थ चेकअप जो है वो किया जाएगा माइग्रेंट वर्कर्स का, राइट। और साथ ही साथ कहा गया है कि माइग्रेंट वर्कर्स और माइग्रेंट यानी कि जो भी आए हैं केरला के अंदर, और कम्युनिटी किचन की इन्होंने शुरुआत करी, जिसके चलते फ्री फूड, फ्री में खाना जो है वो प्रोवाइड करने पर फोकस किया गया। इसके अलावा इन्होंने वार्ड लेवल पर, वार्ड का मतलब आपको पता होगा आपकी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वार्ड हैं, जैसे कि आप जिस जगह पे रहते होंगे आपका जगह भी एक वार्ड के अंदर आता होगा, और वार्ड के पार्षद होते हैं आपके जो लोकल पार्षद जो होंगे जिस जगह पे आप रहते हैं, राइट। तो इन्होंने क्या किया, वार्ड लेवल पर एक जन जागृत समिति जो है वो शुरू करी। नाम से समझ रहा है, जागृत यानी कि लोगों को अवेयर करना, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना और अबाउट कोरोना वायरस। तो ये जन जागृत समिति का मकसद ये था कि लोगों को अवेयर करें अबाउट कोरोना वायरस, प्लस जो सरकार के या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी मैसेजेस हैं वो हर एक इंडिविजुअल तक जो है वो पहुंच सके। तो इसका काम था जन जागृत समिति का। तो ये वार्ड लेवल पर इन्होंने शुरू की। तो कसौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का ये मॉडल था। एंड गाइस मैं आप लोग को बता रहा हूं कि अपनी प्रिपरेशन को एंजॉय करना शुरू करो, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन को एंजॉय करोगे तभी आपको चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आएगी और तभी आप जो है वो एग्जाम को क्लियर करोगे। अगर आप इसको पढ़ाई की तरह पढ़ रहे हो, बर्डन लेकर पढ़ रहे हो कि अरे यार इसको तो रटना है, एक सिलेबस कंप्लीट करना है, तो कभी नहीं होने वाला। एंजॉय करो हर एक चीज को, सोचो, सीख, मतलब ये देखो कि आपको क्या नया सीखने को मिल रहा है, राइट। तो उसके ऊपर बेस जो है वो आपको अपना दिमाग चलाना है अगर एग्जाम क्लियर करना है तो। चलो एनीवेज आगरा उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम लोग कि इस मॉडल
आगरा के अंदर क्या किया इन लोगों ने, तो आगरा के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले तो एपी सेंटर डिटेक्ट किए, आइडेंटिफाई किए, मतलब ऐसी जगह जहां पर काफी ज्यादा केसेस कोरोना वायरस के थे, तो ये एपी सेंटर है, ठीक है, यहाँ पर काफी ज्यादा केसेस कोरोना वायरस के, तो सबसे पहले इन्होंने ये चीज बनाई। उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि इस एपी सेंटर से 3 किलोमीटर का जो रेडियस होगा, ये जो होगा ये बेसिकली हॉटस्पॉट एरिया होगा। अब इस हॉटस्पॉट एरिया के अंदर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि यहां पर पहले तो एपी सेंटर है, एपी सेंटर में तो पूरा ब्लॉक है, फिर हॉटस्पॉट एरिया यहां पर कुछ मतलब यानी थोड़ी बहुत कार्रवाई की जाएगी, और फिर इसके बाद भी इन्होंने बोला कि एक तीसरा लेयर भी हम लोग बनाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे कंटेनमेंट जोन। तो इन्होंने बेसिकली एक मान के चलो कि इन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसके आधार पर पूरी तरह से जो एपी सेंटर है उससे कोई भी जो इंडिविजुअल है बाहर ना निकले, यानी कि वो बाहर ना पहुंच पाए, यानी कि मेन एरिया पर जो है वो दूसरे एरिया पर रोम ना करे, घूमे ना, तो इसलिए उन्होंने 3 लेयर्स बना दी और इस पर पूरी कड़ी कार्रवाई इन्होंने चालू रखी, और स्पेशल टास्क फोर्स वगैरह भी जो है उन्होंने क्रिएट किया था, डिप्लॉय किया था ये पूरे मैटर्स को जो है वो सॉल्व करने के लिए कि केसेस एक भी जो है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये आगरा उत्तर प्रदेश का मॉडल हम लोग को देखने को मिला था। भीलवाड़ा राजस्थान का भी एक ऐसी मॉडल है, यहां पर भी इन्होंने सेक्शन 144 धारा 144 लागू कर दी थी पूरी की पूरी सिटी के अंदर। साथ ही साथ इनके पहले फेज में इन्होंने एसेंशियल सर्विसेज अलाउ करी थी, इन्होंने पहले फेज जब था तो इन्होंने बोला था कि सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, फिर दूसरे फेज जब शुरू हुआ तब इन्होंने पूरी तरह से शटडाउन कर दिया। इन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना कोई आएगा ना कोई एंटर होगा, डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर्स को सील कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई अंदर आता है या बाहर निकलता है तो वहां पर चेक पोस्ट इन्होंने लगा दी है, यानी कड़ी कार्रवाई इन्होंने शुरू कर दी थी भीलवाड़ा राजस्थान ने। और ट्रेन बसेस कार्स वगैरह पूरी तरह से बंद कर दी थी, स्टॉप कर दी थी। और साथ ही साथ रूथलेस कंटेनमेंट था, मान के चलो आपकी, मतलब इस नियम को अगर जिसने फॉलो नहीं किया उसकी तो बैंड ये बजा ही रहते हैं यहाँ पर, तो रूथलेस कंटेनमेंट था, यानी कि पूरी तरह से ब्लॉक कर दी थी हर एक चीजें, ठीक है। तो ये भीलवाड़ा राजस्थान मॉडल हम लोग को देखने को मिला। अब नेक्स्ट मॉडल जो आ रहा है वो केरला की एक और डिस्ट्रिक्ट का आ रहा है, पथनमथिट्टा तिट्टा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो अब अच्छा एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, ये जितने भी मॉडल्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये गलती मत करना कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का मॉडल जो है वो याद करो आप। आपको ओवरऑल पूरे जो जितनी भी चीजें यहां पर उपयोग की गई हैं उसको एक ओवरऑल चीजों पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कि आपको ये नहीं करना कि अब इस ये केरला की एक डिस्ट्रिक्ट है तो उसने क्या क्या किया तो उसके आप नोट्स बना रहे हैं और फिर उसको रट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। जो एक्शंस लिए गए हैं सिर्फ वो आपको रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन जो है वो मेंस में यही पूछा जाएगा कि कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या क्या एक्शंस लिए, तो आप ये सब चीजें उपयोग कर सकते हैं। और नीचे से एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ ये ऊपर जो हेडलाइन लिखी है ना, सिर्फ ये लिख सकते हो कि ये मॉडल थे जहां पर अच्छे सक्सेसफुल केस मतलब यानी कि रिडक्शन हम लोग को कोरोना वायरस के केसेस में देखने को मिला। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, ठीक है ना। अब देखो केरला के अंदर टेक्नोलॉजी का यहां पर भी इस डिस्ट्रिक्ट में भी काफी भरपूर जो है वो उपयोग किया गया। यहां पर कहा गया कि हर एक इंसान जब डिस्ट्रिक्ट में एंटर होता है तो उसको प्रॉपर तरीके से उसका एक अच्छा डेटाबेस जो है वो क्रिएट किया गया, राइट। जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटर हो रहा है तो उसका एक डेटाबेस रिकॉर्ड जो है वो शुरू कर दिया गया, और डिजिटल रिकॉर्ड जो है ये सब रखा गया कि जिससे कि अगर इन फ्यूचर अगर उस व्यक्ति को बुलाना है या उनको ट्रैक करना है तो इस डेटाबेस के थ्रू उनको ट्रैक किया जा सके आसानी से और उन तक नोटिस जो है वो पहुंचाया जा सके, ठीक है। और यानी कि जो भी मैसेज दे रहा है सरकार को तो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डायरेक्ट उस व्यक्ति तक जो है वो बिना देरी किए पहुंच सके। और इन्होंने ग्राफिक्स क्रिएट किए, यहां पर ये बहुत बेहतरीन चीज हम लोग को इस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रही है। इन्होंने क्या किया, जैसे कि अगर कोई पॉजिटिव केस मिला कोरोना वायरस का तो इन्होंने एक मैप बना दिया, ठीक है, और उस मैप में ग्राफिकली बताया कि ये इंसान जो है वो इस जगह से इस जगह से इस जगह से होता हुआ वापस इस जगह गया, फिर इस जगह गया, इस जगह गया, यानी कि एक रूट बना दिया इन लोगों ने ग्राफिकली कि एक इंसान कहां कहां पर वॉक की, इसने कहां कहां पर गया, किस किस से मिला। अब इससे फायदा क्या हुआ, जिस भी लोगों से ये व्यक्ति मिला और जिस भी जगह जगह पर गया तो उन सब व्यक्तियों ने अपने आप आकर हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, अथॉरिटी को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि यार ये व्यक्ति तो मुझसे मिला था, अब मुझे भी एक बार चेक कर लो कहीं मुझे पॉजिटिव तो नहीं है कोरोना वायरस, राइट। तो ये एक तरह से सेल्फ रिपोर्टिंग जो है वो इसके थ्रू हम लोग को देखने को मिल गई, राइट। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ग्राफिक मैप जो है वो रिलीज कर दिया लोगों के बीच में पब्लिकली, और लोगों को इन्फॉर्म किया कि ये व्यक्ति था, ये यहां पे गया, अब आप चेक करके बताओ कि क्या आप इस व्यक्ति से मिले हो और क्या आप इस रूट में से गुजरे हो और क्या यहां पर आप ज्यादा देर तक खड़े हो, क्योंकि आपको पता है कि गाइस कोरोना वायरस जो है वो छूने से होता है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी खंबे के सामने खास भी दिया होगा और उस खंबे में अगर वो कोरोना वायरस लग गया होगा और सामने वाले दूसरे व्यक्ति ने उस खंबे को छू लिया हो, या लिफ्ट में गया हो, वो लिफ्ट के बटन दबाए हो तो दूसरे ने लिफ्ट के बटन दबा दी, तो उसको भी हो सकता है ना। तो यहां पर सेल्फ रिपोर्टिंग जो है वो शुरू हो गई फिर। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज जो है वो इस केरला की इस डिस्ट्रिक्ट की हम लोग को देखने को मिली, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं गाइस जिसके बारे में आप लोग को ये मॉडल्स वगैरह जो है वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडिया एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टॉप नंबर 1 पर देखने को मिल रहा है, बट इंडिया का हमेशा टॉप नंबर 1 पर आना अच्छी बात नहीं होती, इस मैटर में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के मामले में हम लोग को देखने को मिल रही है। और कुछ घटिया और नीच टाइप के जो लोग हैं, जो जाहिल टाइप के लोग हैं, उनकी वजह से इंडिया चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के मामले में टॉप नंबर 1 पर बताया जा रहा है।
और इंडिया के बाद फिर पाकिस्तान और फिर हमारी जो साउथ एशियन कंट्री है, हमारी नेबरिंग कंट्री ही बांग्लादेश। तो ये भी बताया जा रहा है कि ये साउथ एशिया के अंदर टॉप 4 में से 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के मामले में टॉप पे जो है वो बताई जा रही है, टॉप नंबर 1 पे, ठीक है। यानी कि टॉप 4 कंट्रीज जो है उनमें से 3 कंट्रीज साउथ एशिया की हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये रिपोर्ट जो है वो लेकर आए हैं नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन। तो यहां पर आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीजें याद रखनी है। पहली चीज तो ये क्या है गाइस, तो ये एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1984 में यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। और इसका मेजर मकसद ये है गाइस कि जो भी पर्टिकुलर बच्चे हैं जिनकी उम्र 20 साल से कम की है, तो अगर उनके अगेंस्ट किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन होता है या सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो गया, सेक्सुअल अब्यूज हो गया, या फिर वो बच्चे अगर मिसिंग हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो जो भी इंडिविजुअल इस प्रकार की मैंने की रिपोर्ट यानी कि जो भी मामला होता है उसको रिपोर्ट करता है, जैसे कि इस नंबर पर कांटेक्ट करके, तो फिर ये क्या करते हैं, ये अथॉरिटी क्या करती है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके अगर जो भी रिपोर्ट कर रहा है, जो भी कंप्लेन कर रहा है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की, या फिर अगर कोई बच्चा मिसिंग हो जाता है उसकी, तो ये एक रिकॉर्ड अपना बना के रखते हैं। फिर ये साल के एंड में क्या करते हैं, अलग अलग कंट्रीज के यानी कि काफी सारी कंट्रीज के जब इनके पास ये पूरे डेटा आ जाते हैं, तो फिर ये एक साथ इकट्ठा करके कंट्रीज को रैंकिंग देते हैं। और उसमें पता लगा कि इंडिया की रैंक जो है वो टॉप नंबर 1 पर है। और इन्हीं का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है साइबर टिप लाइन। तो ये चीज भी आप लोग को याद रखनी है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी डायरेक्ट आ सकता है। साइबर टिप लाइन क्या है और किसका इनिशिएटिव है, तो ये एनसीएमईसी का इनिशिएटिव है साइबर टिप लाइन। और ये साइबर टिप लाइन का मतलब ये है कि ये इन्होंने एक नंबर दे रखा है और एक वेबसाइट दे रखी है और कहा है कि इस नंबर पर या इस वेबसाइट पर अगर जो भी इंडिविजुअल किसी भी तरह के मिसिंग चाइल्ड को देखता है, यानी कि कोई बच्चा अगर गुम गया है उसको देखता है, या कोई किसी प्रकार का सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन बच्चों के अगेंस्ट देखता है, तो वो इस नंबर पर रिपोर्ट कर सकता है। फिर ये अपना एक डेटाबेस जो है वो क्रिएट करते हैं, राइट। और फिर ये अथॉरिटीज वगैरह को भी फर्दर डिटेल जो है वो फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है। तो 2 चीज याद रखो, साइबर टिपलाइन और एनसीएमईसी के बारे में। और जो न्यूज में आया था उसके बारे में आप लोग को मैंने बताई है कि ये इन्होंने एक रिपोर्ट जो है ग्लोबल कंपाइलेशन किया है, यानी कि अलग अलग कंट्रीज की जो रिपोर्ट्स है उसको कंपाइल कर दिया, फिर बताया कि इंडिया टॉप नंबर 1 पर है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के मामले में, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आप लोग को इसके बारे में थोड़ी जानकारी होना जरूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात हो रही है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, ठीक है। तो देखो गाइस, यहां पर ये आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो मेरे एक्सप्लेन करने से पहले इस पूरे टॉपिक को नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए। आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो देखते हैं किसको इसका आंसर पता है। तो फटाक से इसका आंसर लिखिए। तो पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है, ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है। तो बिल्कुल सही, ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, राइट। काफी सारी कंट्रीज ने मिलकर इस बैंक को बनाया है और फोकस क्या है इस बैंक का, डेवलपमेंट की। जो जिन भी कंट्रीज ने मिलकर इस बैंक को बनाया है उनका टारगेट ये है कि इस बैंक के थ्रू कोई भी कंट्री के अंदर अगर फाइनेंशियल नीड की आवश्यकता होती है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के लिए, तो इस बैंक से जो है वो निकाला जा सकता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंट्री को डेवलप करने के पर्पस से। और ये बैंक किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, ब्रिक्स नेशन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। अब यहां पर बच्चे हड़बड़ी करके पहले स्टेटमेंट को मार्क कर देंगे, करेक्ट कर देंगे, वो आगे की चीज नहीं पढ़ेंगे कि क्योंकि देखो यहां तक चीजें पूरी सही है, तो बच्चे जो है वो हड़बड़ी कर जाएंगे, आगे का पढ़ेंगे नहीं कि ब्रिक्स जो है वो कौन सी कंट्री से मिलकर बना है, क्योंकि यहीं पर जो है वो यूपीएससी या वेरियस एग्जामिनेशन खेल जाते हैं, राइट। वो स्टेटमेंट पूरा सही लिखते हैं बट उसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें अक्सर लोग अवॉइड करके आगे बढ़ते हैं जल्दबाजी के कारण। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना, इन सब एग्जामिनेशन में आराम से पूरे क्वेश्चन के एक एक वर्ड को ढंग से पढ़ना है। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, ब्रिक्स में ब्रिटेन लिखा है और ब्रिटेन इज नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक। ब्रिक नेशन का मेंबर नहीं है ब्रिटेन, राइट, ब्राजील है। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये है ब्रिक्स। तो ये ब्रिक्स कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है, ब्रिटेन नहीं है ब्राजील है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, राइट। एक वर्ड के कारण स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो ये चीज आप याद रखना। अब पहला गलत है तो ये और ये के होने के चांसेस तो हो ही नहीं सकते, 2 ही स्टेटमेंट हो सकते हैं, या तो ओनली 2 और 3 या फिर ओनली 2। तो दूसरा स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि ये 2014 में स्टैब्लिश हुई थी, बिल्कुल सही। और कहां पर स्टैब्लिश हुई थी, तो ब्राजील के अंदर हुई थी 6वीं ब्रिक्स समिट के दौरान। तो बिल्कुल सही है, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तीसरा है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, शंघाई, चाइना में। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ओनली 2 और 3, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को इसके बारे में पता होनी चाहिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। और ये भी टॉपिक न्यूज में क्यों था, तो हालांकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक न्यूज में क्यों था, बट फिर भी जान लो कि इसकी 5वीं एनुअल मीटिंग हम लोग को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की देखने को मिली है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई है, जिसमें हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी पार्टिसिपेट किया था, अटेंड किया था इस मीटिंग को, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आईएफएडी के बारे में बताया जा रहा है। आईएफएडी ने लॉन्च किया है एक मल्टी डोनर कोविड-19 रूरल पुअर स्टिमुलस फैसिलिटी, आरपीएसएफ को।
तो ये IFAD क्या है इसको पहले देख लो एक बार। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एक इंटरनेशनल फंड है किसके लिए? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए। नाम से समझ में आ रहा है, एक ऐसा फंड है जो कि एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए हम लोग को देखने को मिलता है। और ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है। और साथ ही साथ इसका मेजर टारगेट होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर गरीबी को और हंगर को एड्रेस करना। गरीबी और हंगर जो होती है, यानी कि भूखमरी से जिन लोग को प्रॉब्लम है डेवलपिंग नेशन के अंदर, अगर किसी डेवलपिंग नेशन के अंदर भूखमरी है, राइट, और वहां पे लोग जो है वो हंगर के कारण मर रहे हैं, हंगर के इश्यूज हैं, तो वहां पर ये फंडिंग प्रोवाइड कराती है हंगर को खत्म करने के लिए। वहां पर फूड सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कराती है, राइट। और दूसरी चीज इसका टारगेट रहता है कि रूरल एरियाज के अंदर, रूरल एरिया जो है उनको डेवलप करना। वहां पर जो गांव क्षेत्र के जो लोग हैं, स्पेशली जो गरीब लोग हैं और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, फाइनेंशियली जो कमजोर हैं, वल्नरेबल कैटेगरी के जो लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं स्पेशली गांव क्षेत्रों में, तो वहां पर वो वेरियस उनकी मदद करती है, वेरियस उनको फाइनेंशियल फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराती है। तो ये बैंक जो है वो, ये फंड जो है वो इसलिए इस पर्पस के लिए काम करता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक पूरी बातें? अभी इन्होंने एक रूरल पुअर स्टिमुलस फैसिलिटी जो है वो लॉन्च करी है कोविड-19 की। तो कोविड-19 ना समझ गए हो कि कोरोना वायरस के चक्कर में जहां पर भी रूरल एरियाज में गरीबों को प्रॉब्लम आ रही है, जहां पर उनको खाने पीने के इश्यूज हो रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी यहां पर हो रही है, तो वहां पर इसका टारगेट रहेगा फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, मार्केट एक्सेस हो सके और प्रोडक्शन जो है वो ये सपोर्ट कर सके वहां के लोग। तो इसके लिए उनको कुछ फाइनेंशियल फंडिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी RPSF नाम के इनके प्रोग्राम के थ्रू, जो कि इन्होंने लॉन्च किया है IFAD ने। ठीक है, और स्पेशली फोकस किया गया है कि जिस भी, यानी कोरोना वायरस के कारण जहां पर भी रूरल एरियाज में काम जो है वो रुक चुका है और वहां पर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, वहां पे लोगों को परेशानियां हो रही हैं, तो ये हेल्प करेगी लोगों की परेशानियों को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ये इनका एक प्रोग्राम है और ये उन पर्टिकुलर कंट्रीज को सपोर्ट करेगी जो कंट्रीज, एक तो डेवलपिंग कंट्रीज को ये सपोर्ट करती है पहला पॉइंट, बट फिर भी इन्होंने ये RPSV जो इनका प्रोग्राम है, तो इसमें स्पेशली उन्होंने फोकस किया है कि उन डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट किया जाएगा जिन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर कोरोना वायरस के चलते काम बिल्कुल ठप हो चुका है और वहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा, यानी कि वो कंट्री जो कि अपने रूरल डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव नहीं कर पा रही हैं, उन कंट्रीज को ये सपोर्ट करेगा, उन कंट्रीज को ये फंडिंग वगैरह जो है प्रोवाइड कराएगा। और प्रेफरेंसेस उन कंट्रीज को दिया जाएगा जहां पर फाइनेंशियल कैपेसिटीज काफी कम है, इंस्टीट्यूशनल और फाइनेंशियल कैपेसिटी काफी ज्यादा कम है और कोरोना वायरस के चलते पूरे काम धंधे वहां पर बंद हो चुके हैं, तो उन कंट्रीज को ये सपोर्ट करेगा। और फंडिंग किसको कितनी मिलेगी, तो देखो बताया जा रहा है कि जब पूरा अमाउंट जो है डिसाइड हो जाएगा, यानी कि पता लग गया कि यार एक हमारा जो रिजर्व है, मान के चलो ये तिजोरी है, इसके अंदर $100 है, तो जब पता लग गया कि इसके अंदर $100 है, तो उसके बाद कितनी कंट्रीज को सपोर्ट करना है ये कैलकुलेट किया जाएगा, फिर इक्वली सभी कंट्रीज को जो है वो सपोर्ट किया जाएगा, बट डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि वो कंट्री को कितनी आवश्यकता है उसके ऊपर, तो ये कैलकुलेट करेंगे। हालांकि दिस पॉइंट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये सब चीजें एग्जामिनेशन में नहीं आती, बट ये एक आइडिया रखो आप कि ये IFAD क्या है और दूसरी चीज RPSF क्या है। ठीक है, तो ये दो चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। अब इस न्यूज की बात करें, मिल्क टी अलायंस के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या है गाइस? तो यहां पर सिर्फ बेसिक चीज आप ये याद रखो, एक प्रकार का एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा था। ये इशू शुरू हुआ था थाईलैंड से। थाईलैंड का एक एक्टर था और उसकी गर्लफ्रेंड जो थी वो भी एक मॉडल थी। तो इन दोनों ने क्या किया था गाइस, इन्होंने अपनी कुछ फोटो वोटो डाली थी ट्विटर वगैरह में और उसके बाद काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि दिस इज चाइनीज गर्ल। तो उसने रिप्लाई कर दिया, आई एम नॉट चाइनीज, आई एम ये मतलब थाई गर्ल। तो ऐसे करके उसने जो है वो रिप्लाई किया था ट्विटर के अंदर। तो ट्विटर का एक वॉर हम लोग को देखने को मिल रहा था। फिर धीरे धीरे करके ये वॉर आगे बढ़ा और लोगों ने जो है वो चाइना को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि ये जो चाइना से जो है ये निकलना शुरू हुआ है, वायरस निकला है, चाइना की लैब में ये वायरस बना है, कोरोना वायरस, और सभी लोग चाइना के अगेंस्ट हो गए थे, चाइना को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो एक प्रकार से चाइना और चाइना की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने को लेकर ट्विटर के ऊपर जो है वो एक विवाद हम लोग को देखने को मिला था, इंटरनेट वॉर हम लोग को देखने को मिला था, जिसका नाम पड़ गया मिल्क टी अलायंस। ठीक है, यहाँ पर हजारों की मात्रा में इंटरनेट यूजर जो कि थाईलैंड, ताइवान और हांगकांग से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने एक सोशल नेटवर्क क्रिएट किया और चाइना की गवर्नमेंट और चाइना के अगेंस्ट जो है उन्होंने एक इनफॉर्मल मूवमेंट जो है वो शुरू कर दिया। राइट, तो ये बस आपको सिंपल याद रखना है कि मिल्क टी अलायंस अगर न्यूज में आता है तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये एक प्रकार का इंटरनेट मूवमेंट है, इंटरनेट वॉर है, जो कि चाइना के अगेंस्ट शुरू किया है थाईलैंड, ताइवान और हांगकांग ने। हालांकि ये वॉर जो है वो खत्म हो चुका है, बट फिर भी चाइना के अगेंस्ट काफी सारे लोग बोल रहे हैं और स्पेशली वो किस पर्पस के लिए बोल रहे हैं कि वो चाइना जो है वो लैब्स में कोरोना वायरस इसने निकाला और मतलब लोग अलग हो गए, यानी कि चाइना के अगेंस्ट जो है वो लोग बातचीत कर रहे हैं। और इसका नाम जो है वो मिल्क टी अलायंस क्यों पड़ा, क्योंकि देखो गाइस यहाँ पर बताया गया कि जो देश है यहाँ पर इस रीजन पे, चाइना और इसके आसपास के रीजन पे जो देश है, जैसे कि ताइवान हो गया, थाईलैंड हो गया, हांगकांग हो गया, तो ये सब जो कंट्रीज है गाइस, ये जो चाय जो पीती हैं, यानी इन कंट्रीज में जो लोग बाग जो चाय पीते हैं उसमें दूध मिलाकर पीते हैं। राइट, यानी कि ज्यादातर लोग जो है वो दूध वाली चाय पसंद करते हैं, बट चाइना जो है उसके अंदर लोग दूध वाली चाय पसंद नहीं करते हैं। तो इसके लिए जो भी लोग दूध वाली चाय पसंद करते हैं तो उनका एक इन्होंने
अलायंस जो है वो क्रिएट कर दिया, गठबंधन जो है वो क्रिएट कर दिया। तो इसका नाम जो है वो फिर वो मिल्क टी अलायंस पड़ गया, यानी कि चाइना को इन्होंने अलग किया, क्योंकि चाइना जो है वो दूध वाली चाय नहीं पीता उसको लेकर, ठीक है। तो बस ये ऐसे ही पड़ा है, इनफॉर्मल टर्म है ये, बट फिर भी बाई चांस एग्जामिनेशन में आ जाए क्या भरोसा, क्योंकि ऐसी चीज चली रही है चाइना को लेकर, और आपकी अवेयरनेस चेक की जाती है कि कौन कितना अवेयर है किन किन चीजों से लेकर। और न्यूज में आया मिल्क टी अलायंस, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है, इसका एक आइडिया होना चाहिए बस इन जनरल, और बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। याद रखो कि एक इंटरनेट वॉर चला था, जो कि थाईलैंड और ये ताइवान और हांगकांग के एक गठबंधन के थ्रू हम लोग को देखने को मिला था, और इन्होंने चाइना के अगेंस्ट जो है वो इंटरनेट वॉर किया था, यानी कि उसको दोषी ठहराना इन्होंने शुरू किया, उसके अगेंस्ट जो है वो बात कर रहे थे कि चाइना बेकार है और इस टाइप की चीजें। क्योंकि देखो चाइना हमेशा क्या करता है, ये सब जो कंट्रीज है गाइस, यहाँ पर हम लोग को साउथ ईस्ट रीजन की जो कंट्रीज देखने को मिलती हैं, तो इनके अगेंस्ट जो है वो चाइना हमेशा रहता है, इनकी प्रॉपर्टी हड़पने की सोचता है, इनके काम धंधे को मतलब इनके ऊपर एक अथॉरिटी जो है वो बनाने का काम करता है, बोलता है कि मैं बड़ा बाप हूं और आप लोग मेरे बच्चे हो, तो मैं जैसा कहता हूं वैसा आप करो। तो इससे जो है ये सब कंट्रीज ऑलरेडी, आज की बात नहीं, पहले भी काफी दुखी रहती हैं चाइना से, जो है वो यहाँ की जो छोटी कंट्रीज आइलैंड कंट्रीज है वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहती। आपको पता ही है इंडोनेशिया और इस प्रकार की जो कंट्रीज जो हम लोग को देखने को मिलती है जहां पर साउथ चाइना सी है, तो अभी बीच में एक इशू भी चला था कि चाइना ने बोल दिया था कि साउथ चाइना सी चाइना का है और वहां पर पूरा रूल जो होगा चाइना का होगा, और इसको लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी मामला वगैरह चला था, राइट। तो आपको पता है कि चाइना का नेचर कैसा, काफी समय से आप ऑब्जर्व कर रहे होगे चाइना के बारे में। तो ऐसी इसी कंट्रीज ने चाइना के अगेंस्ट जो है वो इंटरनेट पर विवाद कर दिया, यानी कि इन कंट्रीज की युवाओं ने। चलो एनीवेज नेक्स्ट न्यूज की बात करें, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। क्वेश्चन अगर आ जाए ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए क्रूड ऑयल का एक ग्रेड ये हम लोग को देखने को मिलता है, कच्चे तेल का एक ग्रेड हम लोग को ये देखने को मिलता है। इसको टेक्सास लाइट स्वीट भी कहा जाता है। लाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस क्रूड ऑयल के अंदर हम लोग को काफी कम डेंसिटी देखने को मिलती है, और स्वीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर काफी कम सल्फर का कंटेंट उपयोग में लिया जाता है। तो आप सिंपल याद रखो, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। देखो टेक्सास क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स की ही हम लोग को एक टेरिटरी देखने को मिलती है टेक्सास। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो तेलों का जो भाव है, तेलों का जो प्राइसेस है, उसको सेट करने के लिए इसको एज अ बेंचमार्क के तौर पर उपयोग में लिया जाता है। और ये बताया जाता है कि सबसे अच्छा तेल है, यानी कि सबसे बेस्ट क्वालिटी है क्रूड ऑयल की, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। और इसी को देखकर जो अलग अलग जो वेराइटीज हैं, कैटेगरीज हैं क्रूड ऑयल की, तो उनका रेट जो है, उनका प्राइस जो है वो डिसाइड किया जाता है। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि -40.32 पर यूएस डॉलर पर बैरल के हिसाब से जो है वो तेल की कीमत गिर गई है, यानी कि इतनी कीमत गिर गई, यानी कि जीरो से भी कम जो है वो कीमत हो गई है तेल की। तो ये वाली चीज बताई जा रही है, -$40.32, -$40 जो है पर बैरल, एक बैरल का, ये इस क्रूड ऑयल की कीमत हो गई है। और सबसे ज्यादा मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे कम कीमत हम लोग को ऑयल प्राइस की अभी तक जो है वो यहां पर देखने को मिली। और इस ये ऑयल प्राइस जो है वो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज ऑयल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट होता है ना, तो वैसे ही है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग को न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज का देखने को मिलता है, ठीक है, उसी प्रकार का। तो उसमें ही है, एक कमोडिटी भी लिस्टेड है, राइट। तो इसकी प्राइस एकदम से इतनी ज्यादा गिर गई, तो इसलिए आपको एक आइडिया होना चाहिए कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है वो होता क्या है। ये अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो आपको एटलीस्ट इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो है वो एक प्रकार का क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का ग्रेड है, और ये इसी क्रूड ऑयल के ग्रेड को देखकर जो रिमेनिंग जो ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो सेट किए जाते हैं। तो ये बेंचमार्क की तरह उपयोग में लिया जाता है, और सब बताया जाता है कि क्रूड ऑयल की सबसे बेस्ट क्वालिटी है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, WTI, ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें। अब ये वाला जो टॉपिक आ रहा है इसमें देखिए गाइस, यहाँ पर एफडीआई की पॉलिसीज के बारे में मैंने आप लोग को कल पढ़ाया था। हमने बात करी थी कि इंडिया ने अपनी एफडीआई की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसमें थोड़े से कुछ अमेंडमेंट किए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं, राइट। तो अब मैं चाहूंगा कि जो मेरे पास पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो वो कल के वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। वहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन हुआ है कि क्या क्या इंडियन गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किए हैं। और मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं तो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो भी कंट्री हमारी कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, तो उन कंट्रीज के लिए हम लोगों ने एफडीआई पॉलिसीज के अंदर कुछ चेंजेस लाए, कुछ कड़े नियम जो है वो सामने लाए हैं। तो इसको लेकर जो है वो चाइना जो है वो ऑफेंसिव हो गया, क्योंकि हमने स्पेशली देखो चाइना को ही ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सब चीजें करी थी, राइट। तो चाइना ने देखा कि यार इंडिया ने तो नेबरिंग पॉलिसी को चेंज कर दी है अपनी, राइट। अब जो है वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जो है वो हम लोग एफडीआई में एंटर नहीं हो सकते, अब हम लोग को गवर्नमेंट रूट के थ्रू जो है वो एंटर होना पड़ेगा, गवर्नमेंट के अप्रूवल की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो ये जो मैं टर्म्स आपको बता रहा हूं ये आपको कब क्लियर होगा, जब आप कल का वीडियो देखोगे, कल का लेक्चर देखोगे। तो कल के लेक्चर को एक बार पहले देख लो, फिर आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। और इस न्यूज में बताया जा रहा है कि चाइना जो है वो अब अपोज कर रहा है
इंडिया के एफडीआई की पॉलिसीज को और कह रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रिंसिपल है उसको वॉयलेट कर रही है इंडिया अपनी ये नई पॉलिसी बनाकर। तो इंडिया का कहना यह है कि इंडिया किसी भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी नियम वगैरह को वॉयलेट नहीं कर रही है, क्योंकि एक कंट्री जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स रेगुलेशंस या ट्रेड के रेगुलेशंस में चेंजेस कर सकती है, राइट। तो ये इंडिया का रिप्लाई है। बट आपको एक जनरली पता होना चाहिए कि एफडीआई की पॉलिसीज में क्या क्या चेंज है, क्योंकि देखो मैटर भी थोड़ा सा आगे बढ़ गया। और कल ही मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय, अगर आप चाहोगे तो कल वाला वीडियो फिर से देख लो तो आपको पता लग जाएगा। हमने डिस्कस भी किया था कि हमने बेसिकली ये पॉलिसी जो है वो इसलिए चेंज करी है क्योंकि हम लोग टारगेट कर रहे हैं चाइना को। क्यों कर रहे हैं चाइना को टारगेट? क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही मार्केट में शेयर्स गिर रहे हैं, चाइना उन गिरते हुए घटते हुए शेयर्स को तुरंत परचेस कर रहा है, राइट, यानी कि अपने शेयर्स को इंक्रीज कर रहा है। अब देखो कोई भी किसी भी कंपनी का अगर शेयर गिरता है तो लो प्राइस में अगर आप उसके शेयर को परचेस कर लोगे तब क्या होगा, आपको बाद में फायदा होगा जब इसके शेयर वापस रिवाइव होंगे। तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहा है काफी सारी कंट्रीज में, राइट। तो हम लोग हमारी कंट्री में इस प्रकार की अप्रोच जो है वो चाइना लेकर ना आए, तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ कड़े नियम जो है वो बना दिए हैं अपनी एफडीआई पॉलिसीज के अंदर। और इस चीज को चाइना को पता लगा और चाइना भड़क गया। चाइना ने बोला अरे यार इंडिया ने तो हमारी पॉलिसी फेल कर दी, राइट। तो ये भी ये मैटर चल रहा है। और देखो यही सब चीजें होती हैं जो कि हम लोग को एनालिसिस करके बाद में क्या होने वाला है उसको समझना। आप एक आईएएस ऑफिसर बनोगे तो आपको आज में नहीं जीना है, आज में तो आप काम करोगे ही, बट क्या करोगे, आपकी पॉलिसीज नेक्स्ट यानी कि फ्यूचर की भी होने वाली है, राइट, कि आप आने वाले समय में क्या क्या चेंजेस लेकर आओगे। क्योंकि आपको पहले से पता होना चाहिए जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं आने वाले समय में, क्योंकि अगर आपको पहले से चैलेंजेस के बारे में पता होगा तो आज की डेट में अगर आप प्लानिंग अच्छी कर लोगे तो आप उस चैलेंजेस से बाहर निकल जाओगे, राइट। तो ये सब चीजें होती हैं जो कि आप लोग के सीखने वाली होती हैं, स्पेशली जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। अब पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस, एट प्रेजेंट बताया जा रहा है कि हमारी कंट्री में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास भारी मात्रा में राइस जो है वो अवेलेबल है। मतलब राइस का सरप्लस काफी ज्यादा, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट हम लोग को चावल की है उससे कई ज्यादा चावल गोडाउन्स में जो है वो रखा हुआ है एफसीआई के। तो कहा गया है कि ये जो चावल जो सरप्लस है यानी कि सरप्लस जो राइस है इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एथेनॉल में, और एथेनॉल में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग इससे इसको यूज कर सकते हैं हैंड सैनिटाइजर्स, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स में, या फिर पेट्रोल के साथ इसको हम लोग ब्लेंड कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि कोरोना वायरस के चलते हैंड सैनिटाइजर्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और अभी भी हमारी कंट्री के अंदर जो शुगर मिल्स हैं तो वो इवन हर दिन 1 लाख लीटर हैंड सैनिटाइजर जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है, क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा है इसकी। तो यही कहा गया है कि इसकी डिमांड को, हैंड सैनिटाइजर्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो एफसीआई के पास जो सरप्लस राइस है उसको एथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया जाए। और फिर अब ये अलाउ भी हो चुका है क्योंकि इसको अप्रूवल एनबीसीसी के द्वारा मिल चुका है, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा, ठीक है। तो बस ये एक सिंपल सी चीज आपको पता होनी चाहिए। और हमारी कंट्री में 2003 में एक प्रोग्राम लाया गया था, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। तो देखो गाइस, इथेनॉल को आसानी से पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जा सकता है पेट्रोल की संख्या को बढ़ाने के लिए, राइट। और उससे पेट्रोल की जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर कोई भी जो है वो चेंजेस नहीं आते। यानी कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डलाते हो और 1 लीटर में अगर आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर चलती है तो अगर आप एथेनॉल वाला पेट्रोल भी डलाओगे तो भी आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर चलेगी। बट इससे फायदा क्या होगा, इससे पेट्रोल का प्राइस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि इसमें एथेनॉल जो है वो मिक्स हो गया होता है, ठीक है। तो ये चीज बस आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में। तो कहा गया कि एथेनॉल का अगर हम लोग उपयोग कर इसका प्रोडक्शन करेंगे और जो जितना भी हमारे पास सरप्लस जो सामान है, फूड ग्रेन्स है या फिर जो ये क्रॉप रेसिड्यू भी होते हैं, तो वो भी अगर हम लोग के पास सरप्लस मात्रा में है तो हम लोग उसको पेट्रोल बनाने के पर्पस के लिए उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। पेट्रोल क्योंकि इथेनॉल को अगर ब्लेंड कर देंगे पेट्रोल के साथ तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर पेट्रोल की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी और पेट्रोल का प्राइस जो है वो कम हो जाएगा, राइट। तो ये चीज आपको पता, देखो बढ़ती नहीं है एक्चुअल में, एफिशिएंसी उतनी ही रहेगी, बट हाँ ये रहता है प्राइस कम हो जाता है। क्योंकि पेट्रोल जो है, जैसे कि मान के चलो एक मतलब ये पेट्रोल आपने इस जार में पेट्रोल लिया, इस जार के अंदर आपका जो है वो इथेनॉल है। अब आप इथेनॉल को इसमें डालोगे तो इथेनॉल की कैपेसिटी जो है वो थोड़ी सी, यानी कि पेट्रोल जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि अब जो 1 लीटर, जैसे कि मान के चलो इसमें पहले जो था वो आधा लीटर था, ठीक है, फिर हम लोग ने इथेनॉल बढ़ाया, यानी कि मान के चलो 0.7 लीटर था, आपने 0.25 जो है इथेनॉल डाल दिया तो आपका 1 लीटर पेट्रोल हो गया। अब पहले 1 लीटर प्योर पेट्रोल में गाड़ी 40 किलोमीटर चलती थी, आज की रेट में आपके 0.75 लीटर प्योर पेट्रोल और 0.25 लीटर पेट्रोल में अगर आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर चल रही है तो इससे फायदा क्या हुआ कि आपकी एफिशिएंसी, यानी कि आपकी 1 लीटर में जो गाड़ी जितनी चलती थी उतनी आपकी चली रही है, बट इसमें जो मिक्स है वो एथेनॉल मिक्स है, और उसके कारण क्या हुआ, पेट्रोल का प्राइस जो में वेरिएशन हम लोग को देखने को मिला, थोड़ा सा कम हो गया पेट्रोल का प्राइस। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? तो ये इस पर्पस के लिए कहा गया कि पेट्रोल को ब्लेंड कर दिया जाएगा इथेनॉल से, इससे पेट्रोल की एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसका फायदा ये रहेगा कि पेट्रोल के प्राइस जो है वो लो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। और लोग बात जो है, जैसे कि फार्मर्स की अगर हम लोग बात करें तो फार्मर्स क्या करते हैं, अक्सर अपने खेतों में जब इनकी
कटाई हो जाती है, राइट, तो ये क्या करते हैं, इनके पास जो भूसा बचता है जिसको हम लोग क्रॉप रेसिड्यू बोलते हैं, तो ये उसको जला देते हैं। और ये इशू पंजाब और हरियाणा में काफी ज्यादा हुआ है, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है दिवाली के आसपास पिछले साल की। अगर आप मेरे को काफी समय से फॉलो कर रहे होगे तो आपको ये टॉपिक पता होगा, राइट, मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को कि उस समय क्या हुआ था, पंजाब और हरियाणा में भारी मात्रा में किसानों ने अपने खेतों में जो क्रॉप रेसिड्यूज होते हैं उसको जलाना शुरू कर दिया। इसके कारण क्या हुआ, पॉल्यूशन लेवल हाई हो गया। तब हम लोगों ने उस समय भी डिस्कस किया था कि क्रॉप रेसिड्यू को जलाने की बजाय हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इथेनॉल प्रोड्यूस होगा तो इथेनॉल फिर फर्दर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो बनाने में हेल्पफुल होगा। जैसे कि हैंड सैनिटाइजर की बात करी हम लोगों ने, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, और दूसरा पेट्रोल के साथ इसको ब्लेंड किया जा सकता है। तो ये प्रोग्राम ऑलरेडी 2003 में जो है वो आ चुका था हमारी कंट्री के अंदर, और 2018 में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स भी हम लोग को देखने को मिली थी, जिसमें यही कहा गया था कि अगर एक साल में अगर क्रॉप भारी मात्रा में अगर हमारे पास हो जाते हैं, यानी कि एक साल में क्रॉप्स का प्रोडक्शन अगर सरप्लस होता है तो हम लोग सरप्लस प्रोडक्शन का उपयोग जो है वो इथेनॉल प्रोड्यूस करने में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है कि उन फूड ग्रेन्स जो है वो खराब ना हो, और उसका उस वेस्टेज का जो है हम लोग अगर प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए तो हम लोग उसका एथनॉल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, उसको एथनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 2018 की नेशनल पॉलिसी और बायोफ्यूल में भी हम लोग को ये सेम चीज देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो ये वाली बात थी गाइस जिससे रिलेटेड, जिसके बारे में आपको जनरल एक जानकारी होनी चाहिए। अब वर्ल्ड वाइड हेल्प के बारे में बात हो रही है, तो देखो वर्ल्ड वाइड वेब WWW का फुल फॉर्म है, राइट, आपको पता होगा, वेबसाइट खोलते हैं तो www डॉट लिखते हैं ना हम लोग, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वैसे ही इन्होंने वर्ल्ड वाइड हेल्प जो है वो बना दिया है। IIT बॉम्बे ने एक प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया है वर्ल्ड वाइड हेल्प। ये इस प्लेटफॉर्म की मदद से ये उन लोगों को हेल्प कर रहे हैं, उन पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हैं जिनको बेसिकली मेडिकल हेल्प की आवश्यकता होती है, यानी कि जो भी लोग मेडिकल हेल्प को सीख कर रहे हैं तो उनको जो है ये एक प्लेटफॉर्म जो बनाया है उन्होंने, तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो फोन के थ्रू भी अरेंज हो सकता है, यानी कि आप कॉल करके भी सहायता हासिल कर सकते हैं डॉक्टर्स की या फिर हेल्थ केयर स्टाफ्स की, या फिर आप एप्लीकेशन के थ्रू भी इसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड हेल्प का। ठीक है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने एक IIT बॉम्बे वालों ने एक प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्होंने एक मतलब ऐसी चीज करी है कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो भी पेशेंट है या फिर जो भी इंडिविजुअल है जिसको किसी भी प्रकार की मेडिकल हेल्प चाहिए तो वो इस प्लेटफॉर्म पे आकर मेडिकल हेल्प सीख कर सकते हैं, और ये प्लेटफॉर्म फर्दर डॉक्टर्स, हेल्थ केयर स्टाफ, नर्सेज वगैरह, मतलब जो भी हेल्थ केयर अथॉरिटीज होती हैं तो उनके पास ये मैसेज जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि सामने वाले व्यक्ति को जो है वो हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में जो भी व्यक्ति के जितने भी डिटेल्स हैं वो डिटेल्स पूरी डॉक्टर्स वगैरह के पास जो है वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो ये एक प्रकार का डेटाबेस जो है वो इन्होंने तैयार किया, डेटाबेस नहीं कही है, मान के चलो एक प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार किया है जिसमें डेटा मांगा जाता है और फिर वो फर्दर डेटा जो है वो फॉरवर्ड किया जाता है, मतलब जो भी लोग हैं जैसे डॉक्टर्स हो गए, अथॉरिटीज हो गई, उनके पास तक। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज IIT बॉम्बे के द्वारा ये इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया गया। तो याद बस इतना रखना आपकी वर्ल्ड वाइड हेल्प नाम का एक इनिशिएटिव है जो कि IIT बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया है, डेवलप किया गया है। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड हेल्प। ठीक है, तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली। और सिर्फ आज इतने ही टॉपिक्स थे, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप टेलीग्राम के किसी स्टडी ग्रुप में शामिल है तो वहां पर भी आप मेरे लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। बट रुकिए, कहीं जाइएगा नहीं, कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स में आपको ऐसा होमवर्क दे रहा हूं। स्टैटिक पोर्शन के ये टॉपिक है जिनको आपको प्रिपेयर करना है। पहला टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, यह बताइए। दूसरा PM किसान, अभी मुश्किल से हार्डली एक हफ्ता ही हुआ है जब हम लोगों ने PM किसान के बारे में पढ़ा है प्रीवियस ट्यूटोरियल में, राइट। इसके अलावा आपको बताना है कि इथेनॉल कैसे प्रोड्यूस होता है, और इथेनॉल प्रोडक्शन के कोई भी 3 बेनिफिट्स, 2-3 बेनिफिट्स तो मैं भी आपको बता ही चुका हूं, कोई भी 3 बेनिफिट्स ये आपको लिखने हैं अपने पास, नोट्स बनाने से रिलेटेड। और चौथी चीज रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कई बार हम लोग इसके बारे में लेक्चर में जो है वो पढ़ चुके हैं। रिवर्स रेपो रेट अभी रिसेंटली 25 बेसिस पॉइंट से रिवर्स रेपो रेट जो है वो रिड्यूस हुए हैं, 4% थे पहले, अब ये 3.75% रिवर्स रेपो रेट जो है वो हो गया है। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनसे रिलेटेड आपको आंसर हैंड रिटन बनाने हैं, यानी कि अपने आपकी जो भी कॉपी होगी, बुक होगी, तो आप इस कॉपी में जो है अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके काफी ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जामिनेशन में आने के। और हाँ, ये होमवर्क करने से पहले ये नोटिस दिया है आप लोग के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में, इस नोटिस को पढ़ने के बाद होमवर्क करिएगा, ठीक है। और रही बात इस लेक्चर की PDF की, तो इसकी PDF भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है। और पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए, इससे रिलेटेड जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। और टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर इन यूजर नेम्स को आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।